हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चैप्टर गुटनिरपेक्षता के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने गुटनिरपेक्षता का अर्थ देखा था। गुटनिरपेक्षता क्या नहीं है, यानी कि ये तटस्थता नहीं है, ये दूसरों से विदेश नीति से उदासीन रहने की नीति नहीं है। ये क्या नहीं है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि गुटनिरपेक्ष देश कौन कौन से बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सिद्धांत फॉलो करने होते हैं, क्या क्या नेहरू ने इसकी विशेषताएं बताई थी। उसके बाद हमने गुटनिरपेक्षता की कुछ विशेषताएं देखी थी, जैसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सहयोग की नीति है, राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का कूटनीतिक साधन नहीं है, युद्ध का लाभ उठाने का भी अवसर का विरोध करती है, सकारात्मक गतिशील नीति है, विदेश नीति के साथ मधुर संबंधों की स्थापना करके राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करने पर बल देती है, ये अलगाववाद की नीति नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहकर उनके समाधान के लिए सहयोग देने की नीति है। गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने में विश्वास करती है। गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध का विरोध करती है। भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने वाला तत्व मानते थे। गुटनिरपेक्षता सभी प्रकार के सैनिक, राजनीतिक, सुरक्षा संधियों और गठबंधनों का विरोध करने की नीति है। गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध के दौरान उत्पन्न सैन्य गठबंधनों, नाटो, सीटो और वार्सा पैक्ट का विरोध करती है। कि गुटनिरपेक्षता की नीति का मानना है कि सैनिक गठबंधन साम्राज्यवाद, युद्ध और उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते हैं। ये शीत युद्ध या अन्य तनावों को जन्म देते हैं, इससे विश्व शांति भंग होती है, इसलिए इसका विरोध करना आवश्यक है। तो ये कुछ गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं हमने देखी थी। यानी इनका क्रक्स क्या निकलता है कि कई लोग ये कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से अपने आप को दूर कर लेना, या फिर आंख बंद कर लेना, या तटस्थता अपना लेना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गुटनिरपेक्षता मतलब है दोनों सैनिक गुटों से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना अपने राष्ट्रीय हित में, और ऐसी विदेश नीति का जिससे शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिले और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याओं के प्रति जागरूक रहकर उनको समाधान के लिए सहयोग देने की नीति है। ये एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति है। तो ये था गुटनिरपेक्षता के बारे में विशेषताएं। आज हम देखेंगे कि गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले तत्व कौन कौन से हैं। यानी कि गुटनिरपेक्षता का एक तरह से यही मान लो कि जन्म कैसे हुआ। भाई ऐसा क्या चीज़ हुई कि जिससे गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन मिला, बल मिला और गुटनिरपेक्षता का जन्म हुआ। ऐसे क्या घटनाएं घटी। गुटनिरपेक्षता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की घटना है। तो हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, गुटनिरपेक्षता की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होने लगी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी तेजी से विकास होने लगा। 1961 में संस्थापक देशों सहित इसकी संख्या 25 थी, लेकिन आज ये संख्या 120 है। धीरे धीरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया। विश्व में नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र एक एक करके इसकी सदस्यता प्राप्त करते गए। यानी जो राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे उपनिवेशों द्वारा, वो गुटनिरपेक्षता की सदस्यता प्राप्त करते गए। उन देशों द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के पीछे निम्नलिखित कारण है, जो हम नीचे देखेंगे। पहला, उन्होंने गुटनिरपेक्षता को क्यों अपनाया। इसमें पहला कारण है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का भय। साम्राज्यवाद का मतलब एक कंट्री अपने साम्राज्य का विस्तार करे, फिजिकली दूसरी कंट्री को एक्वायर कर ले, उसके संसाधनों का शोषण करे। और उपनिवेशवाद मतलब जैसे ब्रिटेन का भारत एक उपनिवेश था, ब्रिटेन ने इस पर अपना साम्राज्य फिजिकली अपना राज्य एक्सपेंड नहीं किया, बस इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और ब्रिटेन को वहाँ पर लाभ पहुँचाया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में दो गुटों का नेतृत्व करने वाले देश अमेरिका और सोवियत संघ तथा उनके मित्र राष्ट्र साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के प्रमुख प्रणेता रहे थे। तृतीय विश्व के देश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के कष्टों को अच्छी तरह भोग चुके थे। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था कोल्ड वार, उसमें हमने देखा था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का मतलब क्या है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोला जाता है, जो जनरली किसी के उपनिवेश थे, बाद में स्वतंत्र हुए और अब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। यानी उनका पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है, वो डेवलपिंग है, स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है। तो अब यदि वे गुटों की सदस्यता स्वीकार करते तो हो सकता था कि वे फिर से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के एक नए रूप में जकड़ लिए जाएंगे।
उन्हें शीत युद्ध में घसीटकर पुरानी प्रक्रिया का अंग बना लिया जाएगा। ये उनके मन में डर था। इससे उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए नवोदित स्वतंत्र अफ्रीकी व एशिया के देशों के ने किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया और गुट निरपेक्षता की नीति में ही अपना विश्वास व्यक्त करके विश्व शांति का आधार सुदृढ़ किया। इसी नीति के आधार पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बचाकर आत्मरक्षा का उपकरण बना लिया। यानी इन्होंने ये सोचा कि हम किसी भी गुट में शामिल होते हैं या किसी देश की किसी गुट की सदस्यता स्वीकार करते हैं तो फिर से किसी नए रूप में हम साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद में जकड़ लिए जाएंगे। फिर वही पुरानी प्रक्रिया चल पड़ेगी, इनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए जो नवोदित अफ्रीकी और एशिया की कंट्रीज़ थे जो स्वतंत्र हो रहे थे उपनिवेशों से, उन्होंने निर्णय लिया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो एक डर था उनके मन में कि हमें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को बढ़ावा नहीं देना है। वो झेल चुके थे इन कष्टों को, तो इसलिए उन्होंने संकल्प लिया कि वे गुट निरपेक्ष सदस्य बनेंगे। ठीक है, ये था पहला कारण। अब देखते हैं दूसरा कारण शीत युद्ध का। दूसरा किस चीज़ का कारण है कि गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले तत्व। दूसरा कारण है शीत युद्ध का वातावरण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच व्याप्त तनाव ने थर्ड वर्ल्ड के देशों ने विश्व शांति को बनाए रखने के लिए सोचने पर विवश कर दिया। शीत युद्ध की स्थिति में प्रत्येक महाशक्ति अपने को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करने लगी। इस दौरान अमेरिका द्वारा परमाणु शक्ति हासिल करने के बाद उसकी सर्वोच्चता स्थापित करने की भावना प्रबल हो गई। इससे सोवियत खेमे का चिंतित होना स्वाभाविक था। उसने साम्यवादी गुट को मजबूत बनाने के अथक प्रयास शुरू कर दिए। धीरे धीरे दोनों महाशक्तियों में यह तनाव इतना अधिक बढ़ गया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा उत्पन्न हो गया। यानी ये लगने लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा जब अमेरिका ने परमाणु शक्ति हासिल कर दी। तो उसके बाद सोवियत रूस को भय बढ़ गया आक्रमण का, तो उन्होंने भी साम्यवादी गुट को मजबूत करने के अथक प्रयास शुरू कर दिए। तो इतना ज़्यादा तनाव बढ़ गया था कि एक बार ऐसे लगने लगा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों ने इस वातावरण को अपने लिए सबसे खतरनाक समझा। उन्होंने जागरूक राष्ट्रों के रूप में अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए एक तीसरी शक्ति को मजबूत बनाने का विचार किया जो इस तनाव को कम कर सके। इसलिए इन तृतीय विश्व के देशों ने पृथक रहकर विश्व शांति को बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति का ही पालन या विकास किया। यानी इन्होंने सोचा कि दो खेमों में बटा हुआ है, इनके बीच में एक थर्ड ऐसी पावर होनी चाहिए जो दोनों को बैलेंस कर सके, जो दोनों को संभाल सके, बैलेंस आउट इनको कर सके। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि इन दोनों खेमों से दूर रहकर एक नई विदेश नीति का विकास करना आवश्यक है। अतः शीत युद्ध के वातावरण ने इस नीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अब ये तो हमने देखा कि शीत युद्ध के कारण कैसे प्रोत्साहन मिला गुट निरपेक्षता की नीति को। अब थर्ड रीज़न क्या था? स्वतंत्र विदेश नीति की इच्छा। स्वतंत्र विदेश नीति की इच्छा। स्वतंत्र नवोदित राष्ट्रों के सामने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्र विदेश नीति की आवश्यकता महसूस हुई। उनका मानना था कि यदि वे किसी गुट में शामिल होंगे तो इससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी और वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकेंगे। गुटबंदी को स्वीकार करने का अर्थ होगा स्वतंत्रता का त्याग। इसलिए नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों ने गुट निरपेक्षता की नीति को ही आधार बनाकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की इच्छा को पूरा किया। यानी वे अब अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते थे। अगर उनको लगा कि गुटबंदी हमने स्वीकार कर ली, यानी हमें अपनी फ्रीडम को त्यागना पड़ेगा और जो हमारी फ्री फॉरेन पॉलिसी की जो इच्छा है वो भी पूरी नहीं होगी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता एक माध्यम बना उनके लिए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन को पूरा करने का। क्योंकि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं तो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन वो कर सकते हैं। वो जिससे चाहे जब चाहे अपने संबंध बना सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। तो इसलिए गुट निरपेक्षता उनको एक माध्यम लगा कि अपन अपनी जो विदेश नीति है उसको स्वतंत्र रख सकते हैं। अगला कारण क्या था कि जिसने गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया? गठबंधन
राजनीति का विरोध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व का पूंजीवादी और साम्यवादी दो गुटों में बंटवारा हो गया था। दोनों गुट शीत युद्ध के वातावरण में अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सैनिक गठबंधनों का निर्माण करने लगे। इस प्रक्रिया में नाटो, सीटो तथा वार्सा पैक्ट आदि सैनिक संगठनों का जन्म हुआ। अमेरिका ने नाटो तथा सीटो और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना करके विश्व में तनावपूर्ण वातावरण में और अधिक बढ़ोतरी कर दी। यानी इन्होंने क्या किया, अपने डिफरेंट जो सैनिक संगठन थे वो बनाने शुरू किए थे। अमेरिका ने नाटो और सीटो को बनाया और इसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की। तो इससे तनावपूर्ण वातावरण और ज़्यादा बढ़ गया। इससे नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र ज़्यादा भयभीत हो गए। वे इनसे दूर रहना चाहते थे ताकि उनके राष्ट्रीय हितों को कोई नुकसान ना पहुँचे। उन्होंने इन संधियों या गठबंधनों को अंतर्राष्ट्रीय शांति व राज्यों की स्वतंत्रता के लिए भयंकर खतरा मानकर इनका विरोध किया। वे किसी गठबंधन में शामिल होकर विरोधी गुट से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। यदि वे गठबंधन की राजनीति के चक्रव्यूह में फंस जाते तो उन्हें अपने राष्ट्रों की समस्याओं का समाधान करने के अवसर गंवाने पड़ते। इसलिए उन्होंने गठबंधन राजनीति से दूर रहने का ही निर्णय किया। इससे गुट निरपेक्षता का आधार मजबूत हुआ। यानी इन्होंने सोचा कि हम सैनिक गुटों में अगर फंस गए तो उसके बाद हम अपनी जो खुद का डेवलप्ड, भाई वो कंट्रीज़ थी अमेरिका और सोवियत संघ, वो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उनको टेंशन नहीं थी, उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अच्छी थी, आर्थिक जो उनकी स्थिति वो मजबूत थी, उनका डेवलपमेंट भी हो रखा था। लेकिन जो नए राष्ट्र थे उनके रिसोर्सेज को पूरी तरह यूज़ किया, एक्सप्लॉइट किया जा चुका था, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। इन लोगों का मेन कंसर्न क्या था, अपने अपने राष्ट्रों का डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक एंड और पॉलिटिकल भी डेवलपमेंट करना था, क्योंकि नए नए अभी जन्म इन्होंने लिया ही था। तो इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम इस गठबंधन की राजनीति में पड़ जाएंगे तो फिर हम खुद का जो विकास है वो भूल जाएंगे और हमें इसमें उलझ कर रहना पड़ेगा। इसलिए इस जो पॉइंट है कि गठबंधन की राजनीति का विरोध, इसने भी गुट निरपेक्षता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अगला 5वां, राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्रीय हित की भावना। नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों में राष्ट्रवादी भावना प्रबल होने लगी। उन देशों के मन में राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने का विचार भी पैदा होने लगा। इसके लिए वे देश स्वतंत्र विदेश नीति की स्थापना के प्रयास करने लग गए। स्वतंत्रता के बाद ये राष्ट्र अपना ध्यान अपने आर्थिक विकास की ओर केंद्रित करने लगे। इसके लिए उन्हें नए साधनों की आवश्यकता थी। उन्हें भय था कि यदि वे किसी गुट में शामिल हुए तो इससे उनकी राष्ट्रवाद की भावना को आघात पहुंचेगा और वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्र भूमिका अदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा और आंतरिक पुनर्निर्माण की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति पर चलने का ही निर्णय लिया। यानी मेन उनका कंसर्न क्या था, अपनी खुद की सुरक्षा। वो नहीं चाहते थे कि वो फिर किसी गुट के अंदर शामिल हों, गुटबंदी में पड़े और उनकी सुरक्षा को खतरा हो। और उनका आंतरिक पुनर्निर्माण, ये मैं बता चुकी हूँ कि एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था, उनको आंतरिक पुनर्निर्माण को समस्या का समाधान उनको करना था। इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति पर चलने का निर्णय लिया। अतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों ने गुट निरपेक्षता की नीति को ही प्रोत्साहन दिया। ठीक है, अगला पॉइंट, आर्थिक विकास की आवश्यकता। ठीक है, नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने आर्थिक विकास की समस्या सबसे ज़्यादा प्रमुख थी, क्योंकि उनके रिसोर्सेज का, उनके जो संसाधन थे उनका पूरी तरह एक्सप्लॉयटेशन किया जा चुका था दूसरी अपनी खुद की कंट्रीज़ का लाभ पहुंचाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन ने, इंडिया एक उपनिवेश था ब्रिटेन का, इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, गरीब हो चुका था, जनसंख्या भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो इनके सामने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि हम जो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है, इसको कैसे, इसका विकास किया जाए।
यद्यपि उनके पास प्राकृतिक साधन तथा मानव शक्ति तो थी, लेकिन उनको प्रयोग करने के लिए उचित तकनीकी ज्ञान का अभाव था। यदि वे किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो इससे दूसरे देशों से आर्थिक सहायता का मार्ग रुक जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया या तो सोवियत संघ या अमेरिका किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो दूसरे गुट से जो उसे आर्थिक सहायता मिल सकती है, जो तकनीक मिल सकती है, वो नहीं मिलती, उसका मार्ग रुक जाता। इसलिए इन्होंने तकनीकी कौशल प्राप्त करने के लिए गुटों से दूर रहने का ही निर्णय किया। दूसरी बात यह थी कि आर्थिक विकास शांतिपूर्ण वातावरण में ही संभव हो सकता था। यदि वे शीत युद्ध का अंग बन जाते तो इससे उनको आर्थिक विकास का वातावरण नहीं मिल सकता था, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं खर्चा करना पड़ता और उन गुटबंदियों में ही अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता। और एक देश अपना आर्थिक विकास शांतिपूर्ण वातावरण में ही कर सकता है, न कि युद्ध और भय के वातावरण में। इसलिए उन्होंने देश में शांतिपूर्ण वातावरण व सुरक्षा के लिए गुट राजनीति से दूर रहने का ही निर्णय किया। इससे गुट निरपेक्षता का आधार सुदृढ़ हुआ। ठीक है, अब 7वां पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यानी इंटरनेशनल रिलेशन में सक्रिय भूमिका अदा करने की भावना। यानी क्या मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसमें सक्रिय भूमिका वो अदा करना चाहते थे। सभी नवोदित राष्ट्र, जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, वो चाहते थे कि बिना अपनी स्वतंत्रता नष्ट किए और राष्ट्रीय हितों को बिना नुकसान पहुंचाए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भूमिका अदा की जाए। उन्हें यह पता था कि यदि वे किसी गुट में शामिल हुए तो उनकी भूमिका सीमित हो जाएगी। उन्हें गुट के नियमों के अनुसार ही नाचना होगा। अपने वैचारिक स्वरूप को मजबूती प्रदान करने के लिए गुटों से दूर रहना ही उन्होंने अपने हित में समझा, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विशेष भूमिका निभा सकें। उनकी इसी सोच ने गुट निरपेक्षता को सुदृढ़ बनाया। सभी नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र एक एक करके गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होते गए। यानी उनको अपनी स्वतंत्रता को कायम रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भूमिका अदा करनी थी, तो इसने भी गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया। अगला, विश्व शांति का विचार व युद्ध का भय। शीत युद्ध के तनाव से भरे वातावरण ने तृतीय विश्व के देशों के मन में तीसरे विश्व युद्ध का भय पैदा कर दिया। बढ़ती सैनिक प्रतिस्पर्धा ने विश्व शांति को खतरा उत्पन्न कर दिया था। समस्त विश्व एक आतंक के संतुलन के वातावरण या संभावित मृत्यु के वातावरण में जी रहा था। नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों को तृतीय विश्व युद्ध का आभास होने लगा तथा उन्होंने शीत युद्ध के तनाव को कम करके विश्व शांति के विचार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तीसरी शक्ति के रूप में गुट निरपेक्षता को बढ़ावा देने का विचार किया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध का तनाव कम हुआ और विश्व शांति को मजबूती मिली। इससे गुट निरपेक्ष देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन पॉपुलर हुआ और नई नई कंट्रीज़ हैं वो भी इससे जुड़ती गई। यानी उनको विश्व शांति को बढ़ावा देना था और युद्ध, तीसरा जो वर्ल्ड लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है किसी भी टाइम, उसको रोकना था। तो ये लगभग कारण थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया और इसमें जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे वो लगभग शामिल हो गए। ठीक है।